आवाज जब विरासत बन जाए तो हर सुर और हर आलाप एक कहानी कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा आज परिचर्चा अनप्लग के इस एपिसोड में एक ऐसे फनकार का इस्तकबाल करना चाहती हूँ जिनका ताल्लुक है रामपुर सहसवान घराने से, उस्ताद नदीम खान साहब का। नदीम जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। थैंक यू। एंड मैं आपसे पहला सवाल तो क्या, पहला आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप अपने घराने के बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि हाउ दिस हैज चेंज्ड योर लाइफ। बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, इस चर्चा में मुझे भी शामिल किया। और खुशी इस बात की है कि आपका ताल्लुक़ जो है वो हमारे परिवार से, आपके परिवार का ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से है, और बिल्कुल यूँ कहूँगा कि आप और आपका परिवार जो है हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा है। तो आपको इस मकाम पे देखते हुए मुझे तहे दिल से खुशी हो रही है, और मैं खुदा से यही दुआ करूँगा कि आप और कामयाबी में आगे बढ़ती जाएं, खुदा आपको और कामयाब करे और कामयाबी के हर शिखर को आप ऐसे ही छूती रहें। अब बात करते हैं ज़रा सा के घराने की बात करते हैं। तो घराना माशाल्लाह, घराना जो है वो ईश्वर की कृपा से घराना जो है वो ख्याल गायकी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट घरानों में से एक घराना है। और ऐसा अगर आप देखें तो ख्याल गायकी की जो शुरुआत है वो हज़रत अमीर खुसरो उनसे हुई। हज़रत अमीर खुसरो एक बहुत बड़े सूफ़ी संत थे, और साथ ही साथ हज़रत अमीर खुसरो जो थे वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे, और महान संगीत शास्त्री भी थे। तो ख्याल की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि हज़रत अमीर खुसरो से हुई। उसके बाद जो सिलसिला आया तो उस सिलसिले में ग्वालियर जो है वो स्तंभ माना गया है ख्याल गायकी का, और वहीं से ही बाकी इस घराना सिस्टम की, ये जो घरानों का जो सिलसिला है वहीं से शुरुआत हुई। तो कह सकते हैं कि ग्वालियर जो है वो मेन एक पिलर है, और उसी से निकले बाकी सारे घराने हैं। अब वो ये कि अगर बात करें मियाँ तानसेन की, तो मियाँ तानसेन का जो ताल्लुक़ है वो ग्वालियर से था, और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी, उनका ताल्लुक़ ग्वालियर से था। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई, ये सिलसिला बना सेनिया घराना। ग्वालियर का ही एक जो आप कह सकते हैं पैरेलल में जो है वो सेनिया घराना, क्योंकि तानसेन जी तो सेनिया घराने की वहाँ से शुरुआत हुई, और ग्वालियर घराने की भी वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद तमाम सारे घराने जो हैं वो उन्हीं के पीढ़ियों से, उन्हीं के जितने भी ऑफ शूट्स थे, उनके तमाम जितनी भी औलादें थीं, शागिर्द थे, वहीं से ही आगे सब जुड़ते गए और अपने अपने घरानों की शाखें जो हैं आगे बढ़ाते गए। तो रामपुर सहसवान घराने की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो मेरे परदादा उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब से हुई, जो कि सबसे पहला नाम है रामपुर सहसवान घराने का, और वो इसके संस्थापक भी हैं। ही वॉज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड रामपुर सहसवान घराना, एंड ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब, हु वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मियाँ तानसेन। तो एक तो ये हमारा सेनिया घराने से या उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब के माध्यम से मियाँ तानसेन से एक तो ये शाख है हमारी, और साथ ही साथ जो है एक और उनके ग्रेट ग्रैंडसन्स में एक बहुत प्रोमिनेंट नाम आता है उस्ताद हद्दू खान साहब, उस्ताद हस्सू खान साहब, ग्वालियर घराने के। तो उस्ताद हद्दू खान साहब की पुत्री से उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब का ब्याह हुआ। ही एक्चुअली गॉट मैरिड टू डॉटर ऑफ उस्ताद हद्दू खान साहब। तो इस तरह से एक डायरेक्ट सिलसिला भी जुड़ गया हमारा ग्वालियर घराने से। तो हमारा घराना जो है वो ग्वालियर की एक बड़ी मेन ऑफशूट में से एक है। इसके बाद प्रोमिनेंट घरानों की अगर घराने में अगर प्रोमिनेंट आर्टिस्टों की बात करें तो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के परम शिष्यों में उस्ताद हैदर खान साहब, और फिर उनके पुत्र उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, और उनके एक और शिष्य और उनके कजिन थे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, जो कि जब पद्मा अवार्ड्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ, सो ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट पद्म भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। तो ये सब एक नाम रहे। बाकी और इसके अलावा और प्रोमिनेंट जो नाम है उस्ताद
निसार हुसैन खान साहब, वो मेरे पर नाना जी थे, जी। मेरी माता जी के अपने दादाजी, जी। मेरे नाना जी उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, मेरे ताया जी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, और मेरे ग्रैंड अंकल उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब, जी। और इसके अलावा और भी मेरे पिताजी उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब, जो कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के सबसे परम शिष्य और सबसे छोटे भाई हैं। तो ये सिलसिला, और इसके अलावा मेरे मामा जी हैं उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब, उस्ताद मुशाहिद हुसैन खान साहब, मेरे ओल्डर कज़न, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, बट वन ऑफ द प्रोमिनेंट मोस्ट नेम्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उस्ताद राशिद खान साहब। जी। और इसके अलावा और भी सब बुजुर्ग हमारे और भी रहे हैं, उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब, उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब, उस्ताद गुलाम तकी खान साहब, उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब। तो ये सब मतलब प्रोमिनेंट नाम हैं हमारे घराने के, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन सब का रहा है इस घराने को आगे बढ़ाने। तो ये है, और इसके अलावा भी और भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट्स हैं, मेरे अंकल्स लगते हैं, मेरे कज़न्स हैं। तो उस्ताद मुर्तज़ा मुस्तफ़ा खान साहब, उस्ताद कादिर मुस्तफ़ा खान साहब, उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब, और इसके अलावा उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब। तो ये सब कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो कि इस घराने को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या जिन्होंने दिया है जी। तो ये सब है। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ऐसे घराने में पैदा होना अपने में ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ये जी। तो लोग मुझसे पूछते हैं आपको संगीत कब आपने शुरू किया, तो मैं अक्सर उनसे यही बात कहता हूँ कि संगीत जो है वो मुझे मेरी पहली श्वास के साथ संगीत मेरे अंदर आ गया। बिल्कुल। और मेरी खुशनसीबी ये है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, जब पालन पोषण हो रहा था, तो तभी से ऐसा मालूम पड़ता है कि कानों में जो आवाज़ें आती थी वो उन सब शख्सियतों की आवाज़ें होती थी जो कि आज के दौर तक भी और आने वाले कई दौर तक जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी गॉड्स ऑफ इंडियन म्यूजिक amongst those category of artists who are one of the most revered, one of the most sought after. तो ये सिलसिला रहा। बिल्कुल। तो ये मेरी खुशनसीबी है, और इसके साथ साथ फिर माँ सरस्वती की कृपा भी रही कि कुछ जीन्स मेरे अंदर थे। तो वरना देखिए, मैं एक और यहाँ पर बहुत आपके माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ लोगों से कि संगीत किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है जी। It is not something which, like, even if you inherited it, still it is not something कि आप के अंदर अगर ऊपर वाले का करम है, अगर ऊपर वाले की कृपा है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। वरना आप भले ही चाहे जितने भी नाम ले लीजिए, कि अभी जैसे मैं आपको इतने नाम गिना रहा था, अगर वो चीज मेरे अंदर नहीं है तो इससे बेहतर ये है कि मैं कुछ और पढ़ लिख के कुछ और अच्छी स्ट्रीम में जाके कुछ अच्छी जॉब करूं, सो दैट आई बिकम सक्सेसफुल इन माय करियर। तो नदीम जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी जी। जब हम घराने का नाम लेते हैं तो बहुत स्टेक्स हाई हो जाते हैं जी, है ना? एब्सोल्युटली आप कहीं पे भी जाते हैं, यू आर मैटर ऑफ प्राइड। यस, एंड यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट घराना। इंडीड आई एम ट्राइंग टू। सो नदीम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कौन सी उम्र में फर्स्ट स्टेज शो अपना दिया होगा, और क्योंकि एक बच्चे के लिए मे बी वो बहुत एनकरेजिंग होता है, और ऊपर से जब आप अपनी एक फैमिली की लिनिएज को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे आपसे जानना है कि कौन सी एज में आपने वो फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया होगा, एंड कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आपकी ये जर्नी जो आप अभी तक जी के आ रहे हैं आपको मोटिवेट किया यहाँ तक आने के लिए? जैसा कि आपने अभी पूछा कि मेरी पहली परफॉर्मेंस, तो आई वाज 13 years old एंड पिताजी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की याद में, उनको ट्रिब्यूट दिया था, व्हिच हैपेंड इन LTG ऑडिटोरियम कमानी के साथ ही दिल्ली में। आपने हो सकता है देखा हो, मंडी हाउस में। तो वहाँ पर जो है मेरा फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस जो था वो वहाँ से शुरू हुआ, और ऊपर वाले की कृपा रही और तमाम गुरुओं का आशीर्वाद रहा। वहाँ पर मैंने तकरीबन 20-25 मिनट मैंने गाया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ख्याल गाया, और साथ ही साथ मेरे पिताजी को बड़े अच्छे कंपोज़र भी हैं। मेरे पिताजी एक अच्छे गायक होने के साथ साथ बड़े अच्छे कंपोज़र भी हैं, तो उनकी कंपोज करी हुई 2 गज़लें भी मैंने वहाँ पर परफॉर्म करी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि
सामने ऑडियंस में वो सब लोग बैठे हुए थे जिनको कि एक होता है ना कि एक हर आर्टिस्ट का या हर बच्चे का, मैं ये कहूँगा, जब वो तालीम ले रहा होता है तो उस वक्त उसके लिए तमाम सभी लोग जो है वो इंस्पिरेशन होते हैं, प्रेरणा होती है, राइट। तो वहाँ मतलब वो सब लोग मौजूद थे कि उनके सामने मुझे जो है हाजिरी देने का मौका मिला। तो मेरे लिए अपने में ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और बूस्टर था जी। एंड ईश्वर की कृपा रही, वो प्रोग्राम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था और लोगों ने बहुत दुआएं दी और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और फिर आगे जो है तालीम भी चलती रही। तालीम तो देखिए, तालीम का मैं एक बात ये मानता हूँ कि देयर इज नो एंड टू नॉलेज एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग। एब्सोल्युटली। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं जी। ये सिलसिला है। तो तालीम अभी भी चल रही है, ऊपर वाले की कृपा से वाले साहब जो हैं वो अभी भी बिल्कुल कायम दायम हैं। तो कभी भी कोई भी मुश्किलात आती है तो मैं हमेशा उनसे जो है वो पूछ लेता हूँ। कई मरतबा तो ऐसा भी होता है कि रिकॉर्डिंग में गए हैं, परफॉर्मेंसेस में गए हैं, कोई बंदिश के बोल याद एकदम से नहीं आ रहे हैं या कई बार ऐसा होता है कि जहन में कोई बात नहीं आ रही है तो उसी वक्त, आज तो ये भी एक अच्छा लाइक मोबाइल फोन्स आर देयर, सो इट इज सो इजी टू एक्चुअली कनेक्ट। तो कभी भी ऐसा होता है उनसे किसी से भी, जो भी मेरे तमाम सब ये समझ लीजिए कि तमाम गुरुजन हैं और उस लेवल पे जो जो तमाम सब लोग हैं, तो अक्सर उनसे कुछ ना कुछ मशवरे होते रहते हैं और कुछ ना कुछ तालीमात हासिल होती रहती है जी। तो ये रहा। और इसके अलावा फिर बहुत आपने ये भी बात करी कि क्या ऐसे पॉइंट्स रहे हैं या क्या ऐसे सिलसिला क्या रहा है कि जिसने आगे जो है वो म्यूजिक को और प्रोमिनेंटली आगे बढ़ाने में मोटिवेट करते आए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस करी है अब तक, वो ये है कि मैंने, हालांकि मैं तो अपने आप को यही कहता हूँ कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड आई विल ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट। तो I was 16 or 17 when I started teaching music. तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और ऐसा मैं मानता हूँ कि सिखाने से भी बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल। सबसे एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी अगर राग विशेष को हम किसी से चर्चा कर रहे हैं उस पे, या हम किसी को सिखाना तो क्या ही, हम उसको उसके बारे में अवगत करा रहे हैं और हम उसके साथ वो डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उससे हमारा भी चिंतन जो है वो उस पे होता है जी। तो ये सिलसिला मतलब बहुत, इससे मुझे बहुत सीखने को मिला और ऊपर वाले का इतना करम है कि आज मेरे कुछ शिष्य हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बस ये दुआ है कि वो और आगे बढ़ें, करते रहें और इसी तरह संगीत जगत में अपना, ना सिर्फ अपना नाम करें, घराने का भी नाम आगे बढ़ाएं और आगे भी लोगों को जो है वो प्रेरित करते रहें, मोटिवेट करते रहें, इंस्पायर करते रहें इसी तरह से कि संगीत जो है वो आगे चलता रहे सिलसिला। बिल्कुल। तो ये मतलब ये कुछ ऐसे मतलब वाक़यात हैं जो कि मतलब बहुत ज़रूरी हैं और मोटिवेशन हमेशा मिलता ही रहता है। जब एक होता है कि आप कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं और जब आप देख रहे हैं कि सामने इतने गुणीजन और इतने गुरुजन सब तमाम अच्छी अजीम शख्सियतें जब तशरीफ फरमा है सामने जी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। राइट। तो ये होता है, कभी भी मैं जब इस तरह से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो अक्सर मैं शुक्र, सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया और एक तरह से स्टेज जो है वो हम सब के लिए एक ऐसी मतलब जगह है, इट्स एक्चुअली लाइक एन एग्जामिनेशन हॉल कि आप अपीयर कर रहे हैं एंड इट्स एक्चुअली योर एग्जामिनेशन। और ये मेरे बड़े पिताजी, मेरे वन ऑफ माई गुरुज उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो ये हमेशा मैंने उनसे सुना, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेटा जब भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ स्टेज पे तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के खुदा से जो है वो दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरी इज्जत रखना जी। ये बात तो वो चीज़, और फिर ही सेज के ही यूज्ड टू एक्चुअली से कि भाई जब हम बैठे होते हैं स्टेज पे तो हमारी ऑडियंस जो है वो हमारी एग्जामिनर है और हम एक तरह से एग्जाम दे रहे हैं, एक परीक्षा दे रहे हैं और जब वो
लोगों को पसंद आता है, जब वो लोग उसकी सराहना करते हैं, जब हमें आके वो मुबारकबाद देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, जो बड़े बुजुर्ग और बड़े तमाम सुरीले कलाकार, तमाम ऐसे लोग जो एक मतलब जो खुद में ही एक इंस्पिरेशन है म्यूजिक फील्ड के लिए, तो जब वो लोग आके दुआ देते हैं तो इतना मोटिवेशन मिलता है। तो वो सिलसिला मतलब जो है वो हमारे साथ मतलब अक्सर, और मैं समझता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं वो सब यही फील करते होंगे। तो अपने में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इट इज सच अ ब्लेसिंग टू रिसीव to receive appreciation from people who already are stalwarts and who are giants of that particular field. जैसा कि आपने अभी कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का महत्व जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े को लागू पाए, भले हारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए जी। और अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो गुरु का दर्जा जो है वो ऐसा है कि बहुत ही आदरणीय और बहुत ही पूजनीय है जी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ धार्मिक बिलीफ्स की, चाहे वो सनातन हो, चाहे इवन वो इस्लाम हो, इस्लाम में भी गुरु का मर्तबा कहा जाता है कि उस्ताद की जो पदवी है वो माँ बाप से भी बड़ी है जी। क्योंकि उस्ताद आपको तालीम दे रहे हैं, उस्ताद आपकी ज़िंदगी को संवार रहे हैं। माँ बाप ने तो पैदा किया है, बेशक उनका कोई सानी नहीं है, देयर इज़ नो कंपैरिजन, लेकिन गुरु का अपना जो मर्तबा है वो भी बहुत बड़ा है जी। तो अभी तक जो हम सिलसिलों की बात करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर बात करें मियाँ तानसेन की जी, तो उनकी जो अकीदत, उनकी जो श्रद्धा थी अपने गुरु स्वामी हरिदास जी के लिए, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अलग थी और बहुत ही ज़्यादा वो उनके लिए एक होता है बहुत ही निष्ठावान थे। उनकी एक मतलब अनूठा बंधन था दोनों का जी, जो कि हमने बुजुर्गों से सुना है, मूवीज़ के माध्यम से या किताबों के माध्यम से हमने वो बात जो है वो जानी भी आगे। तो जाहिर सी बात है कि गुरु का मर्तबा बहुत ही अलग है। सभी जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन जी, उनका जो आपस में एक रिश्ता था। तो इसी तरह से अच्छा कहीं एकलव्य भी होते हैं जी, ऐसा भी है बिल्कुल। तो ये सिलसिला, लेकिन फिर भी एकलव्य ने भी तो किसी को अपना गुरु माना ना, बिल्कुल, और उन्हीं के पद चिन्हों पे जो है वो काम किया, तभी उनको जो है आज दुनिया एकलव्य के नाम से जानती भी है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है, गुरु बिन ज्ञान नहीं पावे, ये है गुनियन में बेगुनी कहावे। जिसके पास गुरु नहीं उसके पास ज्ञान नहीं। वैसे देखिए कुदरती आपको बहुत कृपा है ईश्वर की। कई लोग होते हैं बहुत बगैर सीखे हुए जो है इतने सुरीले होते हैं और इतने प्रेजेंटेबल होते हैं, तो ये एक खुदा की कुदरती तो है जी, उसकी मेहर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी रूह, कहते हैं रूहदार है बड़ा, जब रूह अच्छी है, खुदा ने भेजा रूह अच्छी है, लेकिन उसके बाद जब तालीम मिलती है तो एक तो होता है कि समवन इज गिफ्टेड एंड व्हेन समवन एक्चुअली गेट्स द करेक्ट तालीम, करेक्ट एजुकेशन, और जब उनकी स्किल्स को सही होन किया जाता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अमेजिंग हो जाती है जी। वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अमेजिंग। टैलेंट के साथ साथ जब तालीम मिल जाएगी तो मतलब सोने पे सुहागा, ऐसा है। तो बहुत ज़रूरी है, बगैर गुरु के जो है वो एक लिमिट हो जाती है एक्चुअली। फिर कहीं ना कहीं वो इंसान खुद ये महसूस डेफिनेटली करता है कि यार अगर ये सीख लिया होता तो शायद यहाँ पर मैं ये कर पाता या कर पाती, जो भी है। तो ये तो गुरु शिष्य परंपरा का सिलसिला हो गया। साथ ही साथ आज की डेट में जो है एक क्या हो गया है कि थैंक्स टू ऑल द रियलिटी शोज, अब हर कोई जो है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक राइट, तो अब ये हो गया है कि लोग ये समझते हैं कि भाई हर कोई जो है वो सिंगर बन सकते हैं। उसमें आजकल रियलिटी शोज की रियलिटी अब ये भी है, what I have heard and actually to a certain extent I know the
internal things, right? Because I'm related to a lot of people who directly are a part of these reality shows. So with all due respect, what happens is even the reality shows are emphasizing more on getting the TRPs. Right. अब वो TRPs बढ़ाने के लिए जो है उसमें कुछ ना कुछ स्टोरीज बना देते हैं कि किसी को दिखा दिया कि भैया वो जो है वो कॉबलर का बच्चा है, ये जूते पॉलिश करता था और अब ये सिंगर बन गया। तो हकीकत ये है कि वो जूते पॉलिश नहीं करता था, वो पहले से ही शो करता हुआ आ रहा था। अगर आप उसकी हकीकत जानेंगे तो आप खुद जो है वो हैरान हो जाएंगे और खुद जो है वो बड़ा मतलब अजीब लगेगा जान के कि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगर है अपने प्रांत का। अगर बहुत एस्टैब्लिश भी नहीं है तो फिर भी ही ऑलरेडी वाज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ शोज एंड ही वाज ऑलरेडी अ नोन नेम इन दैट फील्ड, लेकिन उनको टीआरपी बनानी थी तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई ये तो जूते पॉलिश करता है। अब वो बेचारे उनको क्या है कि मौके चाहिए तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ हमारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप। तो ये बात है। तो रियलिटी शोज ने भी लोगों को कई हद तक जो है वो आई वुड से कि एक मिसकंसेप्शन भी लोगों के बीच में हो गया है जी। और शुरू से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो जो अच्छा है वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। एक बड़ी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा, लोगों से साझा करना चाहूँगा और मैं जानता हूँ कि तमाम जितने भी म्यूजिकल फ्रैटर्निटी के जितने भी लोग हैं, रूदार लोग हैं, वो ज़रूर इस बात को मतलब अग्री भी करेंगे और सहमत भी होंगे। तो वो ये है कि अगर आपके पास सुर नहीं है कुदरती तो एक गुरु चाहे जितना दिमाग मार ले, चलो भाई शिष्य के अनुरोध करने पे वो उनको सिखाने के लिए अग्री भी हो जाएंगे, लेकिन वो चाहे जितना कुछ कर ले वो उसमें से ऐसा मतलब टैलेंट नहीं निकाल पाएंगे कि जो बहुत ही अमेजिंग साउंड करे। उसकी लिमिटेशंस होंगी। हो सकता है मेहनत करके, देखिए मेहनत करके किसी लेवल पे आ जाएगा। पिच परफेक्शन जो होती है, कहते हैं पहले कान सेन बनो फिर तानसेन बनो जी। तो वो चीज जो है वो कुदरती होती है। ठीक, तो इसी तरह क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, अब वो इंस्ट्रूमेंट्स पे वो आपको बता देगा ये सा है, ये रे है, ये गा है, इस पे निकाल लो। या अगर कोई भी गिटार में भी कहाँ फ्रेट्स हैं तो उसमें कहाँ कॉर्ड के लिए 3 फिंगर्स को 4 फिंगर्स को ऐसे करेंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगा। तो मतलब वो हो गया, स्ट्रमिंग किया, कॉर्ड की आवाज आ गई। तो एक चलो ठीक है, फॉर दैट टाइम बिंग हो जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली बी समथिंग विच इज क्रिएटिव। तो उससे क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जब एक शख्स की रूह ही हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और टैलेंट हो सकता है वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सके, हो सकता है वो अच्छा मैथमेटिशियन बन सके, अच्छा साइंटिस्ट बन सके, अच्छा पॉलिटिशियन बन सके। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत डिपेंड करती हैं, एक तो आपके अंदर रूह हो और उसके बाद सही उस्ताद मिलना। बिल्कुल। तो जिनके पास अच्छी रूह है उनको जब सही उस्ताद मिल जाता है तो वो फिर और उनका टैलेंट जो है और निखरता है और आगे बढ़ता है जी। आज के ज़माने की बात करें तो जैसे आपने बोला कि क्या मतलब वो है, क्या मैसेज है मेरा, तो मैं आज की जनरेशन को यही कहना चाहूँगा। मैं देखता हूँ बहुत अच्छी बात है और मेरे पास भी ऊपर वाले की कृपा से अच्छे लोग जो हैं, अच्छे टैलेंटेड लोग जो हैं वो आ रहे हैं, उनको अहमियत पता लग रही है इस बात की। और सही गुरु का चयन करने में भी बहुत ज़्यादा हर किसी को सोचना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे अगर ग्रोन अप लोग हैं, अडल्ट्स हैं, तो उनको खुद को भी सही गुरु का चयन करना बहुत ज़रूरी है जी। ये बात है। तो मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट है कि सीखिए, जितना हो सके सीखिए। ठीक है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, लोग जो है ट्यूटोरियल्स के नाम पे पीपल आर एक्चुअली अर्निंग अ लॉट। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर सबका जो बिजनेस है वो और प्रॉस्पर करे, मेरी तो यही दुआ है। बट स्टिल जो एक होता है ना, उसको कहते हैं सीना बसीना तालीम, फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के। तो वाइब्स भी तो एक तरह से वाइब्स भी तो आप शेयर कर रहे हैं, आपकी वाइब्स भी तो ट्रांसफर हो रही हैं सामने से। तो वो जब एक वाइब जब ट्रांसफर होती है, वो सामने बैठ के गुरु का आशीर्वाद देके तब आमने सामने बैठ के ही वाकई में तालीम ली जाती है जी। और ये महत्व है गुरु शिष्य परंपरा का। और गुरु शिष्य परंपरा का अगर एक बहुत मतलब आप देखिए, कुछ ऐसे नाम हैं आज की दौर में, जैसे कि
मैं अगर अपने ही घराने की बात करूं तो एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद राशिद खान साहब। तो राशिद खान साहब के बारे में मैंने ये सुना है कि बचपन से वो इतने टैलेंटेड थे, ही वाज गिफ्टेड विद एन अमेजिंग वॉइस, और लोग 6-7 साल की उम्र में जब वो गाया करते थे लोगों की आंखों से आंसू आ जाते थे, और तब तक उनकी तालीम जो है वो शुरू नहीं हुई थी। 7-8 साल की उम्र में उन्होंने सीखना स्टार्ट किया उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से। तो ये है कि जब उन्होंने तालीम ली तो आप देखिए कि वो उस्ताद राशिद खान साहब बन गए। हो सकता है कि वो बहुत ही अमेजिंगली टैलेंटेड होते, जो कि वो थे, हो सकता है वो बहुत अच्छा कर रहे होते, लेकिन शायद क्या पता कि अगर वो सही गुरु नहीं मिलता तो उतना जस्टिस कर पाते अपने टैलेंट से। तो सही एक्सपोजर मिलना, सही तालीम, सही एक्सपोजर, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि नसीब की भी बात होती है। जी बिल्कुल, कि सही वक्त पे आप सही लोगों से और सही आपको अपॉर्चुनिटीज मिले तो उससे और अच्छा हो जाता है, फिर उससे और इंस्पायर्ड होके योर टैलेंट एक्चुअली गेट्स बेटर एंड बेटर, राइट, एंड देन इंटरनली आल्सो यू फील सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू अचीव। तो अचीवमेंट्स का भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेहनत करना बहुत जरूरी है, मेहनत करते रहो और कोशिश करते रहो। अब जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़माना है, हर किसी को ऑनलाइन क्लासेस, मास्टर क्लासेस मिल जाती है म्यूज़िक की, हर कोई सिंगर बन जाता है, पर जो तालीम आप लेके आ रहे हैं, जो आप दे रहे हैं देश विदेश में बच्चों को, आपको क्या लगता है कि विदाउट हैविंग एनी हार्ड फीलिंग्स, बट जो मुझे लगता है कि जो संगीत की तालीम है, जैसे हम अभी डिस्कस करते आए हैं कि गुरु के सामने बैठ के फेस टू फेस होके ही होती है, ये मास्टर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, दिस इज व्हाट आई फील। आपका क्या मानना है इसमें? प्रेरणा जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि संगीत को जो है, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी है। जी, आई एक्चुअली स्टडीड बैचलर्स, आई स्टडीड मास्टर्स, एक साल फिर मैंने एमफिल भी वहाँ से किया, ऑल्दो आई डिड नॉट कंप्लीट इट, बट एनीवे। तो क्या है कि सर्टिफिकेशन लेना तो एक अलग चीज़ हो गई। सर्टिफिकेशन भी काफ़ी लोग, हालांकि मेरा वो पर्पस नहीं था, काफ़ी लोग जो है वो सर्टिफिकेशन इसलिए लेते हैं कि दे वांट टू एक्चुअली वर्क आफ्टरवर्ड्स, तो उसमें फिर वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं। तो ये बात है, तो इसलिए कई लोग जो हैं वो सर्टिफिकेशन लेते हैं। जी, अब कई लोग, मैंने वहां पर उस दौर में जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मैंने उस दौर में ये भी देखा कि वो सीखने आते थे। तो अगर मैं सच बोलूं तो वहां पर मुझे ऐसा फील होता है कि इंस्टीट्यूट्स में, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं XYZ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को कोई पर्सनली यहाँ पर, मतलब मेरा किसी को पर्सनल पिन पॉइंट करने का या मतलब उद्देश्य नहीं है जी, लेकिन क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज अ पार्ट ऑफ इट, I myself was a part of that system. I have been there, I have seen it all. Right. तो मैंने ये बात महसूस करी कि वहां पर पढ़ने के बाद कई लोग बेचारे बड़े दूर दूर से प्रांतों से, कि कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, क्योंकि हम DU में थे, कई लोग हिमाचल से आ रहे हैं, कई लोग जो है और भारत के और प्रांतों से आ रहे हैं। तो वो आते थे, जाहिर सी बात है उनके मन में ये भी जिज्ञासा होती थी कि यहाँ हमें सीखने को मिलेगा। जी, तो अब ये अगर बात करी जाए तो इसमें एक मुझे ऐसा फील होता था कि वहां पर सीखने के हिसाब से बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा, क्योंकि देखिए, मैं इंस्ट्रक्टर्स को भी, मतलब जो वहां पर गुरु या टीचर्स जो भी वहां पर होते हैं या होते थे मेरे टाइम पे, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। एक क्लास में जब 40-40 लोग बैठे होंगे जी, तो आप किसको अटेंशन देंगे प्रॉपर और किसको आप तालीम देंगे? बिल्कुल, तो वहां पर तो ये है कि यू जस्ट हैड टू फिल योर कॉपीज, यू हैड टू फिल योर बुक्स, एंड यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स, एंड यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट। वो जैसे एक नॉर्मल एकेडमिकली जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, आप उसके बाद एग्जाम्स हुए, आपने अपीयर किया, आप पास हो गए, आगे बढ़ गए जी, ये। तो लिहाजा म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक इज एक्चुअली ये करत विद्या है। जी,
अब कई महान लोगों ने, मैं तलाश रहा हूँ कि कौन वो शख्सियत थे जिन्होंने इसको सब्जेक्ट करार दे दिया जी। तो मैं हाथ जोड़ के, मतलब मेरी लोगों से ये विनती है कि प्लीज डू नॉट टेक म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट। म्यूजिक इज एक्चुअली एन इमोशन, राइट। it's actually a feeling, it's a medium to connect yourself with the Almighty, connect yourself with the universe. तो ये तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि हर धर्म में म्यूजिक का जो है कितना बड़ा रोल है इबादत में भी। जी बिल्कुल। म्यूजिक तो इबादत का एक जरिया है। जी। कहते हैं कि आजान अगर अच्छी ना लगे कान को तो दिल तक नहीं पहुंचती है, दिल तक तो छोड़ो गानों तक भी नहीं पहुंचती है। इसी तरह आप किसी भी धार्मिक किताबों का पाठ करने जब बैठते हैं, चाहे वो गीता हो चाहे वो कुरान हो, तो आप या आप गुरु ग्रंथ साहिब है, आप देखिए गुरुद्वारों में जाके जी बिल्कुल किस तरह से जो वहां पर गुरबानी होती है, शब्द होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो सब म्यूजिकली है बिल्कुल। और लोग उससे प्रेरित भी होते हैं और लोग उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और सम्मोहित भी होते हैं जी। तो ये सब जो है, तो म्यूजिक तो एक पावर है, तो वो सब्जेक्ट नहीं है जी। तो लिहाजा इंस्टीट्यूट्स में जाके आप सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं, आप तालीम नहीं लेते और यही वजह है कि फिर आगे वो लोग जो हैं वो आके गुरु तलाशते हैं और फिर किसी के पास पढ़ तो रहे हैं वहां, लेकिन गुरु तलाश नहीं। कितने बच्चे घर पे आते थे, आते हैं आज तक भी, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, लेकिन तालीम वहीं हो रही है। कई लोग ऑलरेडी डॉक्टरेट कर चुके हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, ऑलरेडी दे आर डॉक्टर इन म्यूजिक। तो क्या वजह है? जाहिर सी बात है कि अभी भी इस लेवल पे जाने के बाद भी उनको तलाश है तालीम की, इसीलिए तो आ रहे हैं। तो तालीम का जो सिलसिला है वो गुरु शिष्य परंपरा में इतना महत्व है उसका। साथ ही साथ आप बात करें कि आजकल एक और बात हो गई है कि भाई सीखने के बाद जो है लोग हर कोई तो मतलब ऐसा हो गया है कि अपने आप को हर कोई जो है वो बड़ा सिंगर मतलब एक्चुअली थोड़े बड़े हुए नहीं, 2-4 परफॉर्मेंस हुई नहीं कि उनके नाम के आगे पंडित या उस्ताद लग गया जी। ये भी बात है। तो अच्छा, दूसरी बात, स्टूडियोज में आप गा रहे हैं, स्टूडियोज में आप जाके गा रहे हैं, कई लोग जो बहुत मतलब बहुत परफेक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, कई लोग उतने टैलेंटेड भी नहीं होते हैं, बट दे आर लोडेड, दे हैव इनफ मनी एंड दे हैव दैट डिजायर कि भैया हम भी गाना गाएंगे, हमें भी करना है। दे गो टू द स्टूडियो, रिकॉर्ड कर दिया। अब उनको ये भी नहीं पता है, वो खुद भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये उनकी ही आवाज है। I call such singers as auto-tune singers. Exactly. तो आजकल ऑटो ट्यून का भी जमाना आ गया, लेकिन एक आपको और मजे की बात बताता हूँ, ऑटो ट्यूनिंग भी एक हद तक ही हो पाती है जी। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से बात करेंगे एंड वहां पर जितने भी साउंड इंजीनियर्स हैं एंड रिकॉर्डिस्ट्स हैं जो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक टू देम, they would laugh loud on it and they will then let you know that there is actually a limit to each and everything. Right. Even there is a limit to auto tune someone. तो उस पे क्या करेंगे आप? तो ये सिलसिला ऐसा बन गया है कि टेक्नोलॉजी इज ग्रेट बट यू कैन नॉट कंपेयर नेचर विद टेक्नोलॉजी। और जो नेचुरली जो चीज आई है वो टेक्नोलॉजी में हाँ ये है कि उसको आप एनहांस कर सकते हैं, उसको आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं जी। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ब्यूटिफाई इट, ब्यूटिफिकेशन के लिए वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट इट इज गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट समथिंग आउट ऑफ यू। राइट। तो हर चीज के पीछे जो है वो, फिर वही मेरा मैसेज है कि टैलेंट के साथ साथ जो है वो सही दिशा और सही रियाज। तो नदीम जी, जैसे आपने रियाज की बात कही ना, मैं अपने फादर साहब से सुनती आई हूँ कि सिंपल सा लगाने में भी 4 महीने निकाल दिए वाकई में। और आज की डेट में हम ये कहते हैं बच्चों को, अच्छा एक सा रे गा मा पा धा नी सा गा लिया तो बच्चा सिंगर हो गया है। तो आज की डेट में, और आपसे ये बातें सुन के मुझे ये लग रहा है, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलना चाहूँगी कि जो संगीत है वो आपको सीखने से मिलता है, रूह से रूह की बात करता है।
ऑटो ट्यून या फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हम एनहांस ज़रूर कर सकते हैं खुद को, पर जो संगीत गुरुओं के साथ बैठ के तालीम लेने से जो मिलता है, शायद मुझे लगता नहीं है नदीम जी कि हमें ऐसे ऑनलाइन क्लासेस या मास्टर क्लासेस में मिलता होगा। ऑनलाइन क्लासेस, देखिए मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है 2007-2008 से दे रहा हूँ, जब ऑनलाइन क्लासेस इतनी पॉपुलराइज भी नहीं हुई थी जी। तो जो ओवरसीज लोग हैं या लोग जो सीखना चाहते हैं और वो किसी और प्रांत में हैं जी, आपके शहर में नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो ठीक है, उनके माध्यम से अगर वो बहुत इच्छुक हैं तो अच्छी बात है। वहां पर भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, लेट मी टेल यू, ऑनलाइन सिखाना जो है वो ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि यदि ऑनलाइन कोई ऐसा शख्स ले रहा है जिसने पहले बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली है, इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग फॉर यू। राइट। टॉक अबाउट द टूल्स कि भाई कैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे सिंक होंगे, कैसे आप मतलब उनको वो करेंगे। तो ये जो है ऑनलाइन का जो सिलसिला है वो कहीं किसी हद तक जो है वो इसलिए आई अप्रूव that particular thing only because there are people who are willing to learn but they do not have much options. तो उनके लिए ठीक है ऑनलाइन क्लासेस, और उसमें भी मेरी ये कोशिश रहती है कि एटलीस्ट उस लेवल तक तो लेके आ जाओ जहां पर उनको थोड़ी बहुत सुर की समझ आ जाए, पिच परफेक्शन उनके अंदर शुरू हो जाए। पिच परफेक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट है एक म्यूजिशियन के लिए। पिच परफेक्शन, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो चाहे वो वोकलिस्ट हो, पिच परफेक्शन इज द प्रायर मोस्ट थिंग। उसके बाद फिर आप आगे सिलसिला बढ़ाएं। ये तो इस तरह से वो ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिकली जब अगर कोई आपके इस तरह से, कई बार ये भी चैलेंज होता है कि भाई टीचर्स हैं भी, उनके शहर में टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी वो टीचर्स खुद इतने मतलब सक्षम नहीं है। उनको भी ये फील हो जाता है जो स्टूडेंट्स हैं, कई बार उनको फील होता है वो कनेक्टिविटी नहीं फील कर पाते हैं या वो इंस्पायर नहीं हो पाते बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो इसलिए फिर वो और ऑप्शंस तलाशते हैं। तो एक गुरु के प्रति शिष्य के अंदर श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है। तो नदीम जी, हम इतनी सारी अब बातें करके आ रहे हैं और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे दोस्तों के लिए कि कुछ शास्त्रीय संगीत का इंट्रोडक्शन आप उन्हें दें। जरूर प्रेरणा जी, और आपके सामने मैं एक बड़ी खूबसूरत बंदिश है हमारे घराने की जी, जो कि मेरे ग्रैंड अंकल उस्ताद हफीज अहमद खान साहब, उनकी कॉम्पोजिशन है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस कॉम्पोजिशन की ये है कि मूवी हम दिल दे चुके सनम जी, ये बंदिश उसमें यूज करी गई है। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे उस्ताद सुल्तान खान साहब, जो कि एक बहुत उम्दा सारंगी प्लेयर भी थे, और उन्होंने कुछ अपने नंबर्स भी, वोकल नंबर्स भी उन्होंने दिए हैं, हम सभी जानते हैं। तो बहुत ही मारूफ शख्सियत थे वो अपने ज़माने की। तो उन्होंने और शंकर महादेवन जी ने इस बंदिश को वैसे मूवी में गाया है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट बिकॉज अक्सर होता क्या है कि लोग जो है वो बंदिशों में बुजुर्गों का नाम डाल देते हैं। तो उस्ताद हफीज अहमद खान साहब की काफ़ी बंदिशों में बुजुर्गों के नाम नहीं है, तो इस वजह से उस्ताद सुल्तान खान साहब को मालूम नहीं था और उन्होंने थोड़े से इनके शब्द भी बंदिश के चेंज कर दिए और किसी बुजुर्ग का उसमें नाम भी डाल दिया, लेकिन एक्चुअल में ये बंदिश जो है वो उस्ताद हफीज अहमद खान साहब की है। और ये राग अहीर भैरव एक बड़ा ही खूबसूरत राग होता है, ये उस पे आधारित है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपके सामने अहीर भैरव राग की ये बंदिश मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आए।
अलबेला साजन आयो, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे। मेरे सखी मन अति सुख पायो रे, मेरे सखी मन अति सुख पायो रे, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे। मेरी सखी मन अति सुख पायो रे, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे। मंगल गावो चौक पुरावो, मंगल गावो 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 गावो, मंगल गावो चौक पुरावो, मंगल गाओ चौक पुराओ, सकल जगत आनंद छायो रे, सकल जगत आनंद छायो रे, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, अलबेला अलबेला साजन अलबेला साजन अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन अलबेला साजन अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो, साजन आयो, साजन आयो रे। और इसी राग में एक बड़ा खूबसूरत गाना है, मेरा मन कर रहा है गाने का कि नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे।
नदीम जी, सच में ऐसा लग रहा है कि रूह से रूह जुड़ गई है। बहुत आई एम हैविंग गूज बम्स हियर, क्योंकि जब भी शास्त्रीय संगीत का नाम आता है ना, तो वो सीधा रूह को छूती है। और आज आपके साथ बैठ के मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी वही महसूस हुआ होगा। पर एक चीज और मैं आपसे सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल। क्योंकि फ्यूजन का जमाना है और आपका बैंड भी है खुद का, आयत। जी जी। तो कुछ फ्यूजन आपसे मैं इल्तिजा करूंगी कि आप सुनाएं। मैं कोशिश कर सकता हूं। अब दरअसल बात यह है कि फ्यूजन के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं जी। तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको मतलब कोशिश करता हूं कि जो हमने ऑलरेडी मतलब कुछ बंदिशें करी है, तो मैं एक काम करता हूं, एक तराना मैं आपको सुनाता हूं जो कि मैं अक्सर फ्यूजन म्यूजिक में इस्तेमाल करता हूं उस चीज का। बिल्कुल। तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली सिंग दैट फॉर यू। जी। और उसके बाद एक छोटी सी एक गजल भी मैं आपको सुनाऊंगा जो कि मेरे उस्ताद मेरे पिताजी, उनकी कॉम्पोजिशन है, उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब। तो 2 लाइन मैं उसकी भी आपको जरूर सुनाऊंगा। तो एक बड़ा खूबसूरत हमारे घराने का बड़ा पेटेंट तराना है जो कि बहुत रेवर्ड है। मैं वो आपके सामने, राग यमन कल्याण पे आधारित है ये, और बड़ा ही खूबसूरत तराना है जो कि मैं अक्सर फ्यूजन में भी यूज करता हूँ इसको। जब मैं बैंड के साथ कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं इसको गाता हूँ। तो आपके सामने छोटी सी कोशिश अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। तानु दे दे ता दे आना रे, तानु दे दे ता दे आना रे, तानु दे दे ता दे आना रे, ता दा रे ता दा आते तानानु, तानु दे दे ता दे आना रे, ता दा रे ता दा नी आते तानानु, ताना ने ता रे ता रे ता दा रे ता दा रे दे दे ले दे लाना दे दे ता रे दानी तुम ताना दीम ताना तादारे तद्रे दाल तानु दे दे तादे आला रे दानु दे दे बागरे गामा बागरे सा तानु दे दे ता दी याला रे दानु दे दे तादे आला रे बाबा गरे गामा रे मादा रे दा बाबा गरे गामा बाबा गरे गामा रे मादा रे दा बाबा गरे गामा बाबा गरे गारे दानु तानु दे दे तादे गामा बाबा बाबा गामा रे मादा रे दा बाबा गरे गारे दानु दे दे तादे गामा रे दा रे दा रे दा बाबा गामा बाबा गरे गामा बाबा गरे मा गामा बाबा दा नी दा नी नी दा रे बाबा बाबा गामा बाबा गामा गरे गारे दा नूम ता नूम दे दे ता रे आला रे तानु दे दे ता रे आला तानु दे दे ता रे आला रे तानु दे दे ता दे आना रे तानु दे दे ता दे आना रे दे दे ले दे ला ला दे दे ले दे ला ला दे दे ले दे ला दे दे ले दे ला ला दे दे दा बाबा दा बाबा गामा गामा मा दा बाबा गामा दा दे गामा दा दे दे ले दे ला ला दे दे ले दे ला सारे दा दा बाबा दा बाबा गामा गामा मा दा बाबा गामा दा नी बाबा दा नी दा बाबा गामा दा नी दा 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 बाबा गामा दा नी दा बाबा गामा दा नी दा दे दे ले दे ला ला दे दे ले दे ला दे दे ले दे ला ला दे दे ले दे ला दे दे ले दे ला ला दे दे ले दे ला दादी आना रे दादी आना रे दादी आना रे दादी आना रे तोम तनन दीन तना तोम तनन दीन तना दी देना दिलाग तुम गिरतक तक दिलाग तुम गिरतक किन्नो अंगण तेरे गिरतक दा तानूम दे दे ता दे आना रे तानूम दे दे ता दे आना रे तानूम दे दे ता दे आना रे तानूम दे दे ता दे आना दीम 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 नरना दीम नरना त्रिदाना दीम नरना त्रिदाना 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 दीम 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 दाना दाना दीम दाना त्रिदाना 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 तानूम दे दे ता दे आना रे दीम 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 दुम 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 दाना दुम 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 दाना
So this is actually the playing of string instruments, especially वीणा, सितार और सरोद. तो सितार का जब झाला तो वो हम अपनी गायकी में कोशिश करते हैं, हमारे घराने का स्टाइल है. एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खान साहब. This was the one. और चलते चलते एक दो मिसरे गजल के मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा. जी. ये कलाम है एहसान दानिश साहब का, और जैसे कि मैंने आपसे बताया इसको कंपोज किया है मेरे गुरु, मेरे पिताजी उस्ताद आफताब अहमद खान साहब ने. जी. खूबसूरत बोल है, मुलाहिजा फरमाए कि कभी मुझे को साथ लेकर, कभी मुझे को साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, कभी मेरे साथ चल के वो बदल अचानक, वो बदल गए अचानक, मेरी जिंदगी बदल के, कभी मुझे को साथ. पेश खिदमत है. तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का दिल हो मैला, तेरी बेझिझक हंसी से न किसी का
अगर है आरज़ू का। यहाँ सांस लो संभल के, वो बदल दे अचानक मेरी जिंदगी बदल के। कभी मुझको साथ लेता, कभी मेरे साथ चल के, वो बदल दे अचानक मेरी जिंदगी बदल के। कभी मुझको साथ बहुत ही उम्दा नदीम जी, बहुत ही उम्दा नदीम जी। मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं बस आपको सुनती जाऊं, आपको देखती जाऊं, क्योंकि आज मैं भाव विभोर हो रही हूं इस संगीतमय जर्नी को जो हम जी के आ रहे हैं अभी आपके साथ। और मैं चाहूँगी कि सिर्फ आज का ही सिलसिला यहीं ना ख़त्म हो, हम आगे भी ऐसे मिलते रहें अपने दर्शकों के लिए और अपने आप के लिए भी, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है, जैसे हम बात करते आए हैं, ऐसा माध्यम है कि हमें खुदा से मिलाता है, और आज शायद मैंने खुदा से मुलाकात वो की है। सो थैंक यू नदीम जी फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन परिचर्चा अनप्लग्ड। वील बी हैविंग यू सून अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैं परिचर्चा अनप्लग्ड और पूरी टीम का और आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था आपसे। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इस चर्चा को और अच्छे अच्छे हस्तियों के साथ आप आगे लेकर चलें। और आपने जैसा कि अभी कहा कि ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, तो इंशाल्लाह मैं हमेशा जब आप मुझे याद करेंगे मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आपके माध्यम से मुझे सुनेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो आज का जो ये सिलसिला है, आज की जो ये चर्चा रही है, लोगों तक पहुँचे और लोगों को पसंद आए। जी, शुक्रिया। शुक्रिया।